तो आइए हम क्लास 12th की जो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, समष्टि अर्थशास्त्र का, है ना। समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, उसका हम पार्ट 2 देख लेते हैं। और पार्ट 2 में हम क्या देखने वाले हैं, वही जो हम वन लाइनर क्वेश्चन कर रहे थे उनको देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। ये सबसे पहला है, अर्थव्यवस्था में आर्थिक एजेंट, इकोनॉमिक एजेंट का क्या अर्थ है। तो वे इकाइयाँ, ऐसी यूनिट्स जो आर्थिक निर्णय लेती हैं, जैसे उपभोक्ता, उत्पादक और सरकार, ये सभी इकोनॉमिक एजेंट माने जाते हैं। कंपनी हो गई, ये सब इकोनॉमिक एजेंट हो गया। इनको इकोनॉमिक एजेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि जितनी भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं उनका निर्णय लेते हैं कि भैया पैसा कहाँ लगाना है, लाभ कैसे होगा, उत्पादन कब करना है। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, वही डिसीजन लेते हैं। दूसरा है, किस प्रकार के आर्थिक एजेंट उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। तो व्यक्ति और परिवार, ये उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। हम लोग पढ़ चुके थे, है ना, कितने क्षेत्रक होते हैं। सरकार होता है, उपभोक्ता होता है, प्रोड्यूसर होता है, सरकार होता है और बाहरी क्षेत्र होता है। तीसरा पॉइंट है, अर्थव्यवस्था में उत्पादक यानी प्रोड्यूसर का मुख्य कार्य क्या है। तो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना, ये प्रोड्यूसर का मुख्य कार्य होता है। अगला पॉइंट है, सरकार यानी गवर्नमेंट किस प्रकार के आर्थिक एजेंट का उदाहरण है। तो सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने वाला, सबको सेवाएं देता है, ठीक है, वो हो गया। अगला है, मूल्य का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ वैल्यू या थ्योरी ऑफ प्राइस किससे संबंधित है। वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य निर्धारण में, वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य निर्धारण से संबंधित है। उसके बाद है, पूंजी निर्माण यानी कैपिटल फॉर्मेशन का मुख्य स्रोत क्या होता है। तो बचत और निवेश, जितना ज़्यादा बचत होगा। अब एक और चीज़ है जिसको पैराडॉक्स ऑफ सेविंग भी बोला जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा बचत भी गलत हो जाएगा, है ना। सब लोग सेविंग करने लगे, है ना, ये भी चीज़ दिक्कत हो जाएगी। तो नॉर्मली जो इकोनॉमी में चलती है, अगर उस हिसाब से बचत चलती है और इन्वेस्टमेंट होता है तो कैपिटल फॉर्मेशन होता है। अगला पॉइंट है, समग्र मांग यानी एग्रीगेट डिमांड में कौन कौन से घटक शामिल होते हैं। उपभोक्ता, निवेश, सरकारी खर्च और शुद्ध निर्यात। अगला पॉइंट है, मांग की कीमत लोच का मापन किससे किया जाता है। तो मांग में प्रतिशत परिवर्तन डिवाइडेड बाय मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है, यानी कि मूल्य, मांग में प्रतिशत परिवर्तन डिवाइडेड बाय मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन। उसके बाद देखते हैं, मांग का विस्तार यानी एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कब होता है। तो जब मूल्य घटता है। मांग का संकुचन यानी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कब होता है, जब मूल्य बढ़ता है। अगला है, विनिमय का माध्यम मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। मुद्रा, आप सभी लोग जानते हैं। निवेश यानी इन्वेस्टमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। उत्पादन क्षमता बढ़ाना और रोजगार को और भी बढ़ाना, रोजगार पैदा करना, ठीक है, इसका उद्देश्य होता है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी और सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में क्या अंतर होता है। तो जीएनपी में विदेशों से अर्जित आय शामिल की जाती है, इस पर हम बात कर चुके हैं। देखिए यहाँ पर अगर नेशनल की बात हो गई तो जैसे नेशन का मतलब क्या होता है, राष्ट्र। हमारे राष्ट्र का कोई भी व्यक्ति कोई दूसरी जगह रह रहा है, वहाँ पैसे कमा रहा है, तो वो हम किस में ऐड करेंगे, जीएनपी में, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में, ठीक है। यही अंतर होता है, इसमें सम्मिलित किया जाता है, इसमें नहीं किया जाता है। वही जीएनपी में विदेशों से अर्जित आय शामिल होती है, और विदेशों में अर्जित आय कौन करेगा, जो हमारे देश का होगा और कहीं दूर रह करके काम कर रहा होगा, ठीक है, हमारे देश का निवासी और वहाँ काम करके पैसे कमा रहा होगा। अगला है, मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी का उद्देश्य क्या होता है। तो मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दर को नियंत्रण करना। अब ध्यान रखना, ब्याज दर को नियंत्रित करने का मतलब हो गया कि महंगाई को नियंत्रित करना ब्याज दर के हिसाब से। और इसको कौन करता है, तो कौन करता है, ये आरबीआई करता है, हमारे वहाँ का जो मेन बैंक है वो करता है, ठीक है। आरबीआई क्या करता है, जो रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है, और भी बहुत सारे तरीके के होते हैं, ठीक है, सीआरआर होता है, एसएलआर होता है, उनको घटाता और बढ़ाता रहता है ताकि वो जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल किया जा सके। अगला है, राजकोषीय नीति फिस्कल पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो कराधान और सरकारी व्यय को संतुलित करना, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ध्यान रखिएगा, मौद्रिक नीति अलग होता है, फिस्कल पॉलिसी अलग होता है। अदृश्य हाथ का विचार किसने दिया था, तो हम जानते हैं एडम स्मिथ ने दिया था। कीन्सियन सिद्धांत, कीन्सियन थ्योरी किस समस्या को हल करने पर केंद्रित होता है, बेरोजगारी को, अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे उस पर अंकुश लगाया जाए और अर्थव्यवस्था को, देश की अर्थव्यवस्था को कैसे ऊपर की तरफ बढ़ाया जाए। अगला है, विलासिता वस्तुएं यानी लग्जरी गुड्स की मांग की लोच कैसी होती है।
तो उच्च लोचदार होती है, बहुत ही इलास्टिक होती है, ठीक, लोचदार, हायर इलास्टिक होती है। अगला है मूल्य नियंत्रण यानी प्राइस कंट्रोल का लाभ किसे होता है? तो उपभोक्ता को होता है। और मूल्य नियंत्रण नॉर्मली कब देखा जाता है? जब इकोनॉमी पूंजीवादी होते हैं तो उसमें क्या होता है कि सरकार का कंट्रोल नहीं होता है, सब लाभ कमाने के चक्कर में क्या करते हैं, अपने कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, जिससे इनोवेशन भी होता है, नई नई टेक्नोलॉजी भी आती है और प्राइस कम होता है, जिससे लाभ अंततः उपभोक्ता को होता है। लेकिन इसकी बहुत सारी कमियां भी हैं, जैसे जानते हैं आप कि पूंजीवादी देश में, ठीक है, उसमें क्या होता है कि असमानता भी बहुत ज़्यादा फैल जाती है, ठीक है, आर्थिक सामाजिक बहुत तरीके, ठीक है। हमारे देश में एक बार आर्थिक असमानता आई तो सामाजिक पसरती देर नहीं लगती है, ऐसा हम इतिहास में हमेशा देखते रहते हैं और आज भी है, ठीक है। अगला है खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी किस नीति का हिस्सा है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी। नेक्स्ट है सरकारी व्यय, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के उदाहरण कौन से हैं? तो शिक्षा पर व्यय करती है, स्वास्थ्य पर व्यय करती है और रक्षा पर व्यय करती है। अगला है प्रगतिशील कर यानी प्रोग्रेसिव टैक्स में किसका अधिक योगदान होता है? तो उच्च आय वाले व्यक्तियों का। प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब वो ऐसे ग्राफ होता है, ठीक है, यानी जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आपकी आय बढ़ रही है और टैक्स का रेट भी बढ़ता जाएगा, ठीक है, ऐसे करके होता है ऊपर की तरफ। यानी आप मान लीजिए आपकी आय है इतनी है तो टैक्स इतना लिया जाएगा, आपकी आय इतनी होगी तो टैक्स यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। अगला है 1929 की महामंदी के बाद पूंजीवाद में किस प्रकार का सुधार आया? तो आपको मैंने बताया था कि कीन्स की पुस्तक आई थी थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, है ना, 1936 में। तो उन्होंने जोर देकर कहा था कि सरकार को हस्तक्षेप थोड़ा बहुत करना चाहिए, तो सरकार का हस्तक्षेप बढ़ा था 1929 की विश्वव्यापी मंदी के बाद। अगला है अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार यानी फुल एम्प्लॉयमेंट का अर्थ क्या है? तो अर्थव्यवस्था का में अगर पूर्ण रोजगार है, इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, ठीक है, जो चाहता हो कि उसको नौकरी मिले और उसको नौकरी ना मिली हो। जब ऐसा होता है तो हम बोलते हैं पूर्ण रोजगार मिला है। हालांकि ये एक आप कह सकते हैं एक ऐसी सिचुएशन पोजीशन होती है जो हर देश में नहीं पाई जाती है, इवन अभी तक किसी भी देश में नहीं पाई जाती है। 2 4 10 बेरोजगार जरूर मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन उनको ऐसा नहीं कहा जाएगा कि पूरी भारत में 5% बेरोजगारी है, ये है, उस केस में पूर्ण रोजगार माना जाएगा, फुल एम्प्लॉयमेंट माना जाएगा। ये हम कई बार इस पर बात कर चुके हैं। और लास्ट आज का है बहिर्वाह यानी लीकेजेस अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करता है? तो हमारे देश में अर्थव्यवस्था में जो पैसा है वो जो बाहर चला जा रहा है, ठीक है, उसको लीकेजेस बोला जाता है, या मांग और उत्पादन को कम करता है, क्योंकि पैसा चला जा रहा है, मांग भी नहीं है, पैसा नहीं होगा तो मांग नहीं होगा, उत्पादन कैसे होगा? तो ये सारी प्रॉब्लम इसमें आती है। तो ये था हमारा वन लाइनर, और ये पहला चैप्टर हमारा जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद अब हम दूसरे चैप्टर की तरफ चलेंगे। ऐसे ही 5-5 वीडियो करीब मिल जाएंगी एक चैप्टर पर। हम चाहते हैं कि कोई भी एक पॉइंट छूटने ना पाए। अगर कुछ छूट रहा हो तो हमें आप बता दीजिएगा, हम किसी न किसी चैप्टर में ऐड कर देंगे, अलग से सेपरेट वीडियो में उसको ऐड कर देंगे, ताकि कोई भी पॉइंट छूटने ना पाए, ठीक है। जो समष्टि अर्थशास्त्र है और जो आर्थिक विकास वाला भी एक किताब है उसको भी हम कवर करेंगे, कोई भी पॉइंट ना छूटने पाए, ताकि एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।